नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले 2 वीडियो हमने डाले राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का एकीकरण, और उसके बाद हमने तीसरा वीडियो डाला था राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार और सीमाएं। ठीक है, उसमें हमने अध्ययन किया था कि उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, बांसवाड़ा का यहाँ पे बोरकुंडा गांव है, वहां से लेकर कोणा गांव गंगानगर तक, ठीक है, 826 किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसलमेर है और जैसलमेर से धौलपुर तक 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, यहाँ पे कटरा गांव सम जैसलमेर है, उससे सिलावट गांव जो धौलपुर में है वहां तक 869 किलोमीटर है। अब इनकी अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट क्या हो जाएगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। इसी तरह देशांतरीय विस्तार देखें तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट है वो घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 8 डिग्री और कितना हो जाएगा? 47 मिनट। ठीक है, यानी 8 डिग्री और 47 मिनट क्या है हमारा देशांतरीय विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तक। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसका घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब सूर्य है उसका सबसे पहले पूर्व की ओर किरणें पड़ेगी। तो सूर्योदय है वो राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले धौलपुर में होगा। ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वी है इस तरह से घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो धौलपुर है इस कोने में है तो सूर्य की सीध में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां पड़ेगी? धौलपुर में पड़ेगी। तो सबसे पहले सूर्योदय, और जहां सूर्योदय पहले होता है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले यही होगा। और सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा? कटरा में। ठीक है, सिलावट गांव में सूर्योदय, धौलपुर में सबसे पहले, और सूर्यास्त भी सबसे पहले यहां पर। और सूर्यास्त और सूर्योदय सबसे बाद में, पश्चिमी भाग में यहां पे है, इसलिए कटरा जैसलमेर में होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखाएं खींची गई है, जो बीच में खींची गई है, उस ग्लोब क्या होता है गेंद की तरह होता है, तो उसके बीचों बीच एक रेखा खींची। ठीक है, और इस तरह ऊपर भी खींची और नीचे भी इस तरह रेखाएं खींचते चले गए। तो जो बीच की रेखा है उसको हम विषुवत रेखा, या उसका दूसरा नाम है वो भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच भू के मध्य, भू यानी पृथ्वी उसके मध्य। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर यानी इक्वल भागों में डिवाइड करने वाली। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा होगी। इस विषुवत रेखा के ऊपर की ओर भाग उत्तरी भाग और नीचे क्या है? दक्षिणी भाग होगा, क्योंकि हम उत्तर दिशा को ऊपर की ओर दर्शाते हैं। ठीक है, नीचे दक्षिण तो ऊपर की ओर उत्तरी। तो ये सारी ऊपर की ओर जितनी भी रेखाएं खींची गई होगी वो क्या होगी? उत्तरी अक्षांश। नीचे की ओर जो भी होगी वो क्या होगी? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो यहां से अब जो ऐसे होगा, ठीक है, गोल है तो ये इसका सेंटर होगा। सेंटर से बीचों बीच से इस तरह चारों ओर घुमा के रेखा खींची, उसका नाम तो दे दिया विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा के साथ जितना डिग्री का कोण बना के उसको घुमाएंगे वो उतने डिग्री की क्या होगी? अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर में है। उस रेखा को, उस अक्षांश रेखा को नाम दिया है कर्क रेखा। ठीक है, और जो दक्षिण में है
उस अक्षांश रेखा को, वो भी 23.5 डिग्री है लेकिन दक्षिण में है, तो दक्षिण में उसका नाम दिया है मकर रेखा। तो ये इस विषुवत रेखा से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ध्रुव पे जाते हैं, ठीक है। तो यानी 0 से लेकर 90 तक, 0 से 90 तक उत्तरी अक्षांश, तो 90 है ये उत्तर में होगी अक्षांश रेखा, और 90 क्या होगी दक्षिण में होगी, और एक 0 डिग्री, तो टोटल 181 है, वो क्या है अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर्क, मकर और विषुवत इसलिए यहाँ पे बताया है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा इन रेखाओं के बीच में सीधी पड़ती है, ठीक है। यानी जब 21 जून होगा तब इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ेगी। तो कर्क रेखा क्या है उत्तरी भाग में है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर, तो वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस दिन क्या है, दिन है वो बड़ा होगा सबसे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सितंबर में वापस विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगेगी, फिर धीरे धीरे और जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दिसंबर, और दिसंबर में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। फिर वापस यहां से पीछे लौटने लगेगा और मार्च में भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ेगी, और धीरे धीरे वापस जून में यहाँ पे। इसका मतलब सूर्य की किरणें सीधी है इस कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तापमान सर्वाधिक प्राप्त होगा। तो भारत है वो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर है, उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। तो जब इस तरफ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तब भारत में क्या होती है, गर्मी का मौसम होता है। और जब यहाँ पे यानी दूर चली जाएगी किरण, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी दिसंबर के महीने में, तब यहाँ पे सर्दी की ऋतु होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, कर्क रेखा जो राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती, यानी यहां पर है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में। तो सबसे तिरछी राजस्थान की बात करें तो कहां पड़ेगी, यहां से दूर कौन सा है सबसे उत्तर में, गंगानगर। तो गंगानगर है वहां पर सूर्य की किरणें वो क्या है सबसे तिरछी पड़ेगी, और सीधी कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा में, ठीक है। इस बांसवाड़ा के भाग में जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो कभी कभार ये प्रश्न आ जाता है कि सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है, तो बांसवाड़ा में, ठीक है, जो बोरखेड़ा वगैरह गांव है यहां से, और सबसे तिरछी गंगानगर में। सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में, और नाम मालूम है सिलावट गांव सबसे पूर्व में, ठीक है। और सूर्यास्त भी यहाँ पे पहले होगा, यहाँ पे सूर्य पहले उग रहा है तो अस्त भी पहले ही होगा, ठीक है। सूर्योदय सबसे बाद में, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे होगा। भारत की बात करें तो भारत में पूर्व में सबसे कौन सा राज्य है, अरुणाचल, तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल में होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में तो यहाँ पे गुजरात का बॉर्डर है वो सबसे लास्ट है, तो गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय होगा, ठीक है। तो सूर्यास्त भी वहां पे पहले होगा अरुणाचल में, और गुजरात में सबसे बाद में होगा। तो इनके बीच में लगभग जो अरुणाचल और गुजरात है इनके बीच में लगभग 2 घंटे का फर्क रहता है, यानी 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल में, और गुजरात जो है इधर पश्चिम में वहां पे 2 घंटे बाद होता है सूर्योदय, ठीक है। तो ये बात होगी। अब जो कर्क और मकर रेखा ये होगी अक्षांश रेखा है, तो प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, जैसे ये 0 डिग्री है फिर 1 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी, तो इनके बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसी तरह ये तो अक्षांश रेखाएं होगी, ठीक है, पृथ्वी ऐसे होगी। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो एक रेखा ऐसे खींच दी गई, ठीक है, बीच में से, और वो कहां से होकर गुजरती है, लंदन में एक ग्रीनविच नाम की क्या है वेधशाला, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधानयामोत्तर कहलाती है, ठीक है, वो वहां से होकर गुजरी। तो ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब क्या किया, इसके इस तरफ, अब ये पृथ्वी तो ऐसे है,
उसके ऊपर ये रेखा है सेकंड्स दी, इसके सेंटर से अगर इस साइड चलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, यहाँ पे आते आते 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आते हुए इस साइड 0 डिग्री था, तो इस साइड क्या होगा, एकदम सीधी रेखा बन रही है 180 डिग्री। तो ये पूर्व की ओर जा रहा था, तो ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व की ओर, पूर्वी देशांतर। इसी तरह वो जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे प्रधान या अम्यंतर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, उसके इस साइड पश्चिम भाग होगा। तो यहां से चलते चलते यहाँ पे 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 180 इधर और 180 इधर को टोटल 360 है वो देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, अब 360 डिग्री बना दिया। ठीक है, या वैसे भी हम देखें तो एक चक्कर लगाने में पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है उसी तरह से। अब 24 घंटे में पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती, तो 24 घंटे में क्या करती है ये देशांतर रेखाएं 360 डिग्री भ्रमण करेगी। अब घंटे को मैं मिनट में बदल दूं तो 24 इंटू 60 मिनट होंगे, इतने मिनटों में ये 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अगर मैं इसको काट दूं या फिर 1 मिनट में कितनी घूमेगी, या फिर तो क्या हो जाएगा 360 बटे 24 इंटू 60, 360 बटे 24 इंटू 60, 0 से 0, 6 का भाग 36 में 6 बार, 6 का भाग इसमें 4 बार, यानी 1 मिनट में 1/4 डिग्री घूमेगी। इसका मतलब है कि 4 मिनट है उसमें 1 डिग्री ये वो भ्रमण करेगी। ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री देशांतर में टाइम है वो 4 मिनट का अंतर होगा। तो जो ग्रीनविच रेखा उसको बोलते हैं, क्योंकि ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर। इसके पूर्वी भाग, अब पूर्व में सूर्योदय पहले होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पूर्व में जाते हैं टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, अरे 1 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, 4 मिनट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इधर बढ़ता जाएगा, इधर 180 तक है, तो 180 डिग्री है उसमें कितने टाइम लग जाएगा। अब 180 डिग्री, भाई 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो 180 डिग्री में 180 इंटू 4 मिनट लगेंगे। अगर इसको घंटे में बदले तो 60 का भाग दे दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4 12, यानी इस 0 से उस 180 डिग्री तक जाने में कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। ठीक है, यानी जो 180 डिग्री है उससे पूर्व में जो है वहां पे सूर्योदय सबसे पहले होगा, और इससे ये टाइम में 12 घंटे आगे होगा। इसी तरह जो पश्चिम में है इसके, तो यहाँ पे भी 180 डिग्री, तो इधर क्या होगा, टाइम 12 घंटे बाद में होगा। इसका मतलब इसमें और इसमें 24 घंटे का अंतर हो जाता है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, वैसे आज मेरे को पढ़ाना नहीं था ये, क्योंकि अपने तो राजस्थान लेके चल रहे थे, लेकिन एक जनरल नॉलेज दे दिया आपको। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ग्रीनविच से 180 और इससे पूर्व में 180 और इधर से आएंगे तो पश्चिम में 180, तो वो रेखा है। ठीक है, तो इधर बढ़े तो 12 घंटे आगे, इधर बढ़े तो 12 घंटे पीछे, यहाँ पे टोटल इन 180 डिग्री के इस साइड और इस साइड 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। अब यहां पे टाइम है, उससे अगर मैं इस साइड बढ़ जाऊं तो क्या हो जाएगा, टाइम में 1 दिन का अंतर, 24 घंटे 1 दिन का अंतर हो जाएगा, और इधर से इधर आऊं तो भी 1 दिन का अंतर हो जाएगा। तो 180 डिग्री के इस साइड पूर्व में मैं पूर्व में पार करूं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो 1 दिन का टाइम में वो घट जाएगा, क्योंकि उधर तो कम है। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की ओर पार करूं तो 1 दिन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है,
यानी जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे इस साइड चलो कितनी है 3 जुलाई, ठीक है 3 जुलाई, तो उस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 जुलाई, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 जुलाई तो इस साइड आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 जुलाई, ठीक है। तो ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होगी। टोटल देशांतर रेखाएं होती है 360, टोटल अक्षांश रेखाएं होती है 181, ठीक है, क्योंकि 90 उधर और 90 उधर और बीच में एक विषुवत रेखा 181, ठीक है। तो ये हो गया अक्षांश। अब जो देशांतर रेखा है वो एक भाग में घूमती है, ठीक है, ऊपर से नीचे इस साइड ये एक गिनी जाएगी, जबकि अक्षांश रेखा वो पूरी पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। इसलिए अक्षांश रेखाएं संख्या में कम है 181 है, और देशांतर रेखाएं संख्या में ज्यादा है। एक भाग को एक गिन लिया, पूरे को नहीं गिना, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें और यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ने का कारण समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है इसलिए सीधी, और ये कर्क रेखा से बहुत दूर है, जैसे जैसे दूर चले जाते हैं तिरछी होती जाएगी, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो शीर्ष भाग है, ठीक है, जहां से भारत की शुरुआत होती है वहां पे तिरछी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया कि तिरछी क्यों पड़ती है, सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है। अब राजस्थान की सीमाओं की बात हमने कर ली थी कि राजस्थान की सीमा है, वो राज्यों की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। और पंजाब से 2 जिलों, हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 2, मध्य प्रदेश से 10 और गुजरात से 6 जिलों की सीमा लगती है। हमने ये भी देखा कि गंगानगर की सर्वाधिक पंजाब से, और हनुमानगढ़ की सबसे कम, क्योंकि 2 ही लगती है, और हरियाणा की सबसे अधिक ह से नाम है और हनुमानगढ़ की लगती है, और जयपुर की सबसे कम। उत्तर प्रदेश से सबसे पहले आता है भरतपुर, इसलिए भरतपुर की ज्यादा, और बाद में आता है धौलपुर, 2 की लगती, तो धौलपुर की कम। मध्य प्रदेश ये झालावाड़ है, इसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है देखो, और सबसे कम यहाँ भीलवाड़ा की लगती है। गुजरात से सबसे अधिक है वो उदयपुर की लगती है, और सबसे कम बाड़मेर की थोड़ी सी लगती है, ठीक है। तो ये तो हो गया उनकी सीमा। और हमने देखा था कल कि पाकिस्तान से भी लगती है, उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ये 1070 किलोमीटर तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, और 4800 और 50 है वो अंतरराज्यीय रेखा है जो 5 राज्यों से लगती है। टोटल मिला के 5920 किलोमीटर है वो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, ठीक है। अब राजस्थान का फिर पहले कुछ राजस्थान का भूभाग है उससे पहले देख लेते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल में, ठीक है, क्या थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भाग हुए। पहले पेन क्या था, एक ही भूभाग था, ठीक है, उसके बीच में क्या आ गया, कैथिस सागर आ गया, ये उत्तर की ओर खींचता और ये दक्षिण की ओर खींचता। तो इससे क्या हो गया, अंगारा लैंड अलग हो गया और गोंडवाना लैंड अलग हो गया, बीच में कैथिस सागर आ गया। तो हमने कल भी देखा था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है राजस्थान का जो भूभाग है, और विशेष करके पूर्वी जो अरावली है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। अब राजस्थान के भौतिक विभाग या भूआकृतिक प्रदेश की बात करें तो मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसमें चारों सीमावर्ती जिले आ जाएंगे, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, उसके अलावा जोधपुर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ठीक है, शेखावटी के तीनों, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इस तरह टोटल 12 जिले हैं वो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भाग में शामिल है। यहाँ पे मरुस्थल है, इसको थार का मरुस्थल बोलते हैं। कौन सा, थार डेजर्ट, और ये पाकिस्तान तक विस्तृत है, ये पाकिस्तान की सीमा लगती है, यहाँ पे भी ये मरुस्थल पाया जाता है। फिर दूसरा भूभाग है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पे अरावली बीच में आ गया, अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है।
फिर तीसरा है हमारा पूर्वी मैदानी भाग, जो ये है, दक्षिण से स्टार्ट होकर, और फिर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की ये भाग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अब हम राजस्थान का जो भौतिक विभाग है या भूआकृतिक प्रदेश है, उसमें सबसे पहले है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो इसके पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश पड़ता है। ठीक है, जो क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश भारत की महान विभाजक, जल विभाजक रेखा का काम करता है। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसके उस साइड बरसात कम होती है, उस साइड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब ये क्या है, ये टेथिस सागर का अवशेष है, जो पहले के टाइम में खारे पानी की टेथिस सागर था। ठीक है, ये ईओसीन और प्लेस्टोसीन काल, ये देखना जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है उसमें अलग अलग काल है। ठीक है, तो वो देख लेना। तो ईओसीन और प्लेस्टोसीन काल में टेथिस सागर यहाँ पर था, और टर्शियरी काल तक यहाँ पे मिला, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये यहाँ से खिसकता गया टेथिस सागर, और भू संकलन के कारण धीरे धीरे ये भूभाग ऊपर उठता गया, और धीरे धीरे मरुस्थलीय प्रदेश बन गया। यहाँ पे टर्शियरी काल तक के अवशेष मिलते हैं, और टर्शियरी काल के कारण यहाँ पे तेल और गैस का भंडार पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पर। ठीक है, तो इसमें कितने जिले हैं, तो टोटल 12 जिले हैं। अब कौन कौन से, तो देखो 3 तो शेखावटी के, शेखावटी में कौन से आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। फिर ऊपर चलेंगे तो 2 यहाँ हो जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, नागौर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, और फिर बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, फिर जालोर आ जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल 12 जिले हैं। फिर क्षेत्रफल, तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भूभाग पर है, वो क्या है, और सर्वाधिक है, ये चारों भागों में सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये 61% है भूभाग टोटल। ठीक है, क्षेत्रफल 61%, राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो राजस्थान के कुल का 40% है। ठीक है, 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास, यानी जनसंख्या यहाँ पे कम है और क्षेत्रफल ज्यादा है। कारण कि यहाँ पे विषम जलवायु दशाएं हैं, यहाँ पर बारिश वगैरह कम होती थी। ठीक है, इस कारण लोग जहाँ पे बसते हैं वहां पे पानी वगैरह सुविधा होती है खेती के लिए, उस तरफ ज्यादा बसेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या कम है। फिर बरसात, तो बरसात यहाँ पे कम होती है, बस वार्षिक है 20 से 50 सेंटीमीटर की औसत बारिश होती है। ठीक है, मिट्टी कैसी होगी, तो मिट्टी मरुस्थल है, रेगिस्तान है। ठीक है, तो रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी होगी, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। फिर जलवायु, अब जलवायु बारिश कम हो रही है तो कैसी होगी, शुष्क होगी, नमी तो होगी नहीं, शुष्क और विषम जलवायु होगी। ठीक है, और ये मरुस्थल है वो अफ्रीका के ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। ठीक है, यानी अफ्रीका में एक मरुस्थल है ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, जो ईरान और अरब और फिलिस्तीन से होता हुआ ये यहाँ पाकिस्तान और इधर इसको इसका भाग माना जाता है। इसका ढाल क्या है, तो ढाल सामान्यतः, ठीक है, इसमें सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल है। तो ढाल का महत्व क्या होता है, जहाँ नदियां बहती, ठीक है, नदियां बहेगी, जैसे यहां से होकर मैन नदी तो कौन सी है, लूनी नदी है, लूनी बहती है। ठीक है, तो लूनी नदी किस तरह से बहती है, इधर अजमेर वगैरह से आके इस तरह से, यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो एक साथ बोलेंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है।
अब क्या है, ये 33 सागर का अवशेष है इसका, ठीक है। इसको प्रूफ कहां होता है कि यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कौन कौन सी? पचपदरा है बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, और लूणकरण बीकानेर में। यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है, खारे पानी की झील है इसलिए। अब इसको भी दो भागों में बांटते हैं। अब जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी दो भाग में बांट सकते हैं। देखो यहाँ पर जो अरावली है, इस यहाँ पर एक 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। इसका मतलब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर बारिश होती है औसत वार्षिक, ठीक है। तो इसके इस साइड 50 से कम और उस साइड ज्यादा। अब इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है उसको दो भागों में बांटना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी इस साइड 25 से कम और इस साइड 25 से ज्यादा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, उसका नाम दिया है पश्चिमी विशाल मरुस्थल, रेतीला शुष्क मैदान या फिर महान मरुभूमि, इस नाम से जानते हैं। और राजस्थान का बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान है, उसमें 25 से ज्यादा, लेकिन यहाँ अरावली 50 तक है, तो 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वो क्या है, राजस्थान का बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। तो पहले देख लेते हैं पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान, या जिसका दूसरा नाम है महान मरुभूमि। अब इस पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान, क्योंकि मरुस्थल है पूरा पड़ा है, ठीक है, रेतीला बालू का मैदान भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे बारिश है वो क्या होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर औसत, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम है इस साइड, ठीक है। और इसकी सीमा कौन बनाता है, एक तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और उधर क्या है, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, देखो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, ये वाले जिले हैं वो ज्यादा रेगिस्तानी। तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का मतलब है रेत के टीले, बड़े बड़े टीले होते हैं, उनको बालू का स्तूप कहते हैं। दूसरा विभाजन होगा इसका, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो होगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब उससे छुटकारा पा चुका, वहां पे बालू का स्तूप नहीं होगी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब यहाँ पे क्या है, रेत के टीले पाए जाते हैं, और कारण क्या है, वायु अपर्दन और निक्षेपण से, यानी ये रेत के टीले होते हैं बड़े बड़े और वायु के साथ आगे के आगे बहते जाते हैं और कहीं जाके ठहर जाते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी पवनानुवर्ती रेखीय, जो पवन की दिशा में चलते रहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ जैसलमेर है वगैरह, यहाँ आसपास जोधपुर, इनमें पाए जाएंगे। बरखान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बरखान क्या है, तो बरखान क्या है, बालू का स्तूप। कैसा है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। चंद्रमा पूरा होता है, उसका आधा भाग कैसा होता है, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह का अर्धचंद्राकार है, मैं इस तरह बना देता हूं, ठीक है। अर्धचंद्राकार है वो क्या होता है, बरखान। ये कैसे बालू का स्तूप है, गतिशील है, हवा के साथ, रंध्रयुक्त और नवीन बालू का स्तूप है, ठीक है। फिर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में पढ़ते हैं हम साइंस में, तो उसी तरह से यहाँ पे भी अनुप्रस्थ का मतलब है पवन की दिशा से समकोण बनाए, जिस दिशा से पवन आ रही है उसके ऐसे आड़ा हो जाए, वो क्या है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पैराबोलिक, पैराबोलिक महिलाओं की हेयर पिन के समान होता है, इस तरह होगा पैराबोलिक, ठीक है। ये क्या होता है, जमीन के ऊपर उड़ जाने से इस तरह की आकृति बन जाती है, तो ये पैराबोलिक हो जाएगा। फिर तारा बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा तो बरखान या फिर अनुप्रस्थ, जो पवन की दिशा से समकोण। अनुदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, जैसे अनुदैर्घ्य तरंग होती है तो उस दिशा में चलती है, जबकि अनुप्रस्थ होती है उसके साथ समकोण बनाती है। वैसे अनुप्रस्थ है तो पवन के दिशा के साथ समकोण बनाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सबसे ज्यादा मरुस्थल है वो भाग, ठीक है।
अब देखते हैं बालू का मुक्त प्रदेश। इसका दूसरा भाग है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पहले यहाँ पे म की जगह यह था, युक्त मतलब है, मुक्त मतलब वो वहां पे बालू का स्तूप नहीं। ठीक है, तो बालू का स्तूप मुख्य रूप से कहां कहां थे? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, या गंगानगर के सूरतगढ़ वगैरह है, वहां पे मुख्य रूप से बालू का स्तूप पाए जाते थे। अब देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है, तो जैसलमेर बाड़मेर का जो चट्टानी प्रदेश है, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर का जो चट्टानी प्रदेश है वहां पे क्या है, वो मुक्त प्रदेश में आ जाएगा। यहां पर परतदार चट्टानें पाई जाती है। परतदार कौन सी होती है? जो अवसादी चट्टानें होती है वो परतदार होती है। ठीक है, और ये टर्शियरी और प्लेस्टोसिन काल की है। ठीक है, और परतदार चट्टानें हैं, उन्हीं में क्या है? जीवाश्म, वनस्पति और जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, और उसमें ही तेल और प्राकृतिक गैस की संभावना होती है। अब ये क्या है? यहां पर 35 सागर पहले था, जिसके अवशेष यहाँ पे, जिसका प्रभाव है चट्टानों पर भी देखा जा सकता है। तो वहां पे जो चट्टानें पाई जाती है उसमें चूना और बलुआ पत्थर प्रमुख रूप से पाया जाता है। और जो जैसलमेर है वो बलुआ पत्थर वाले चट्टानी मैदान पर स्थित है। जुरासिक काल की है जो चट्टानें थी। ये जो काल है वो भूगर्भिक इतिहास पे लेना। ठीक है, परिपैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ये काल होते हैं, तो उसके अलग अलग भाग होते हैं, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, इस टाइप में। तो ये देख लेना ज्योग्राफी की किताब में। ठीक है, काल का मतलब इतने आज से इतने हजार साल पहले के काल को ये कहा गया, काल युग और इस तरह बांटा गया, तो वो वहां देख लेना, यहाँ नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वो है। और इनमें क्या है? इन चट्टानों में वनस्पति और जीवाश्म पाया जाता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अंश, और जीवाश्म यानी जीवों का अंश। ठीक है, और ये आकल वुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर में स्थित है वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर भूमिगत जल की भी काफी मात्रा में पाया जाता है। और जो लाठी सीरीज है जैसलमेर के क्षेत्र में, वहां पे काफी मात्रा में भूमिगत जल पाया जाता है, उसको लाठी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, लाठी सीरीज। तो ये हो गया जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है, अब जहां जहां बालू का स्तूप है वहां पे कहीं कहीं निम्न भूमि पाई जाती है। तो बरसात होती है तो उस समय उसमें पानी भर जाता है। निम्न भूमि का मतलब जैसे ये है जमीन है और वहां पे थोड़ा ऐसे नीचे, ठीक है, तो आसपास का पानी क्या आएगा? वहां पे आ जाएगा। तो बरसात के समय वहां पे पानी भर जाने से क्या है? अस्थायी झीलें बन जाती है। कहां पे? बालू का स्तूप जहां जहां है उस प्रदेश में। और उन अस्थायी झीलों को रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रन। ठीक है, यानी बालू का स्तूपों में जहां निम्न भूमि पाई जाती है आसपास से, ठीक है, नीचे का भाग होता है, वहां आसपास का पानी आ जाएगा। पानी भर जाने से वहां झील बन जाती है और उस झील को रन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। राजस्थान का बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटा। इस साइड वाला हमने पहले पढ़ लिया, पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है, या महान मरुस्थल, उसके कई नाम है। ठीक है, इस साइड में फिर क्या है? 25 सेमी समवर्षा रेखा के इस साइड का भाग है, वो क्या है? राजस्थान का बांगड़ भी बोलते हैं या बांगड़ भी बोलते हैं। ठीक है, या अर्ध शुष्क, वो पूरी तरीके से शुष्क था तो ये अर्ध शुष्क है। इसमें वर्षा होगी वो 25 से 50 के बीच में होगी, उसमें 25 से कम। ठीक है, तो ये 25 सेमी समवर्षा रेखा के से लेकर के अरावली तक ये पाया जाएगा। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। आंतरिक प्रवाह का मतलब है कि यहाँ पे जो जल है बारिश के दिनों में नदियों वगैरह में जाता है तो वो वहीं पे थोड़ी देर बह के विलुप्त हो जाता है अधिकतर। ठीक है, फिर इसको भी कई भागों में बांट सकते हैं।
इस भाग को भी कई भागों में बांटते हैं। नदी के आधार पर देखो, घग्गर का मैदान, घग्गर नदी है, उसको मृत नदी भी बोलते हैं। और ये कहते हैं कि प्राचीन समय में यहां से होकर वैदिक जो सरस्वती नदी कहते हैं वो यहां से होकर बहती थी, वो विलुप्त हो गई और उस जगह पे घग्गर नदी आती है। और ये गंगानगर हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से बहती है, ठीक है। और भटनेर पे आकर के ये इसका जो विलुप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार बाढ़ आती है तो सूरजगढ़ तक पानी आ जाता है, और ज्यादा बाढ़ आए तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, एक बार क्वेश्चन आया था कि फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी इसका पानी घग्गर का जाता है। ये नदी जहां से होकर बहती है, जो नदी जहां से होकर बहती है उसको नदी का पाट बोलते हैं। उस पाट को क्या बोलते हैं? घग्गर नदी के पाट को नाली। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न आया हुआ है, घग्गर नदी के पाट को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं हनुमानगढ़ में, वहां पर, ठीक है। दूसरा भाग है इसका लूनी नदी बेसिन, ये उत्तर में था, यहाँ पे घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर में। फिर लूनी नदी, तो लूनी नदी क्या है? अजमेर से निकलती है, अजमेर से होती है जोधपुर है, नागौर है, और उधर आती है जालोर, बाड़मेर, और यहाँ से उधर बहती है, ठीक है। 6 जो जिले हैं वहां से होकर। तो लूनी नदी का बेसिन है वो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, और गोडवाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से जालोर, पाली और जोधपुर, ये गोडवाड़ भाग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से होकर लूनी नदी बहती है, और लूनी नदी का पानी यहाँ से जब बालोतरा बाड़मेर तक आता है तब तक तो मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद इसका पानी है वो खारा हो जाता है। कारण है कि बालोतरा में वो क्या है, नमकीन ज्यादा है वहां पे, मतलब नमक वाली चट्टानें हैं, तो वहां से वो पानी में मिल जाती है, जिससे वो आगे से खारा हो जाता है, ठीक है। फिर नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, ये नागौर के आसपास का इलाका है। इसमें क्या है, देखो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से डीडवाना है वगैरह वहां पे, और उसमें माइकासिस्ट, ठीक है, माइकासिस्ट नामक नमकीनी चट्टान पाई जाती है। और उसमें केशिक तत्व, केशिक तत्व क्या होता है, जैसे दिए की जो बत्ती दिया जलाते हैं उसमें डूबोगे, ठीक है, तो उसमें से होकर जैसे घी है या तेल है ऊपर चढ़ रहा है, तो वो केशिक तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। तो उसी तरह से नीचे से वो नमकीन है, नमक है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, इसी केशिक तत्व के कारण, ठीक है। फिर शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, शेखावटी में मैंने बताया चूरू, झुंझुनू और सीकर। उसमें क्या है, मुख्य रूप से यहाँ बरखान जो बालू का स्तूप है वहां पे पाए जाते हैं शेखावटी में, ठीक है। यहां से होकर कांतली, मेधा, रूपनगढ़ और खारी ये नदियां हैं, और मुख्यतः ये आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, यानी कुछ समय तक बहती है, थोड़ी देर, थोड़ी दूर तक, और फिर उसी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है पानी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पानी के लिए मुख्य रूप से कुएं खोदे जाते हैं, कच्चे या पक्के। उन कुओं को शेखावटी क्षेत्र में जोहड़ या नाड़ा बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ शेखावटी में जो बालू का स्तूपों के बीच में जो पानी भर जाता है, ठीक है, तो उसको सर या सरोवर शेखावटी में बोलते हैं, ठीक है। उससे झील टाइप बनता है, जैसे रन बनते हैं उसी टाइप का, उससे सर या सरोवर बोलते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ की मुख्य फसलें, क्योंकि रेगिस्तानी भूभाग है, अधिकतर बारिश के समय फसलें बोते हैं, और वो कौन सी होती है, बाजरा, मोठ, ज्वार, ऐसी फसलें होती है। बाजरा अधिक मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ की वनस्पति, तो यहाँ पे रेगिस्तान है इसलिए वनस्पति भी बबूल है, केर है, केजड़ा है, बेर है, ठीक है, फोग है, और सेवण घास, जो जैसलमेर का जो लाठीसीरी क्षेत्र है जहाँ पे भूमिगत जल है, वो लाठीसीरी क्षेत्र में, वहां पर सेवण घास पाई जाती है, पौष्टिक होती है पशुओं के लिए। फिर यहाँ से होकर इसी मरुस्थल में यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ और इधर एक इंदिरा गांधी नहर आई है, और इस नहर के आने के कारण यहाँ पर अब जो सिंचाई भी होने लगी है, इसलिए रेगिस्तान है वो कुछ भाग हरा भरा
होने लगा है। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य, इसी के अंदर आकल वुड फॉसिल पार्क है, ठीक है। फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है, फॉसिल अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो वो भी जैसलमेर में स्थित है और वो भी मरुस्थल का हिस्सा है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। जितने भी विश्व में मरुस्थल है उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो अपने थार के मरुस्थल की। इसको थार का मरुस्थल भी बोलते हैं या ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो बालू का स्तूप है उनके बीच निम्न भूमि में पानी भर जाने से अस्थायी झीलें बन जाती है, जिससे दलदली क्षेत्र हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और मुख्य यहाँ की प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है, और लूनी नदी है वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। फिर नागौर है, पाली है, जोधपुर है, जालोर है, बाड़मेर है, यहाँ से बहती हुई कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ठीक है। और इस मरुस्थल का 60% भूभाग है, उस पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कुल मरुस्थल के 60% जमीन है या भूभाग है, उस पर बालू का स्तूप पाए जाएंगे, ठीक है। बालू का स्तूप, रेत के टीले, और रेत के टीले ये हवाओं के साथ रेत उड़ा के लेते जाते हैं। आज यहाँ पे थोड़ी आगे बन जाएगा इस तरह। और इसका स्थानांतरण है वो मार्च से जुलाई के बीच में ज्यादा होता है। कारण क्या कि मार्च से जुलाई के बीच में आंधी तूफान ऐसे चलते रहते हैं, उसके कारण हवा तेज गति से आती है, इसलिए तेज गति से जो रेत है उसको उड़ा के ले जाती है और एक जगह से दूसरी जगह बालू का स्तूप बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट हो गया। तो आज हमने पढ़ा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो भागों में बांटा था, एक पश्चिमी शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क जिसे बांगड़ कहते हैं, ठीक है। शुष्क में को भी दो भागों में बांटा था हमने, किस किस में? एक तो बालू का युक्त, बालू का स्तूप युक्त, और एक बालू का स्तूप मुक्त, जहां पे बालू का स्तूप नहीं। और फिर जो बांगड़ है उसको भी कई भागों में बांटा था। घग्गर नदी बेसिन है, फिर लूनी नदी बेसिन है, गोंडवाड़ क्षेत्र है। ये गोंडवाड़, जालोर, पाली और जोधपुर मुख्य रूप से है। और जो जालोर है वो जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सिवाना की पहाड़ियों पर स्थित है जालोर, और ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों तक आगे से आगे पहुंचाइए अगर पसंद आ रहा है तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जय हिंद, जय भारत।